Hello, beautiful people. Welcome to Weight School. Today we are discussing about the oxytocin. Do you know what is the role of oxytocin in milk laydown? क्या वाकई ऑक्सीटोसिन लगाने से मिल्क की क्वांटिटी बढ़ती है? इसका इफेक्ट क्या होता है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, एज वेल एज किन एनिमल में ऑक्सीटोसिन किस स्टेज पर लगानी चाहिए और ड्यूरिंग ऑक्सीटोसिन लगाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए एंड मच मोर। तो आइए स्टार्ट करता है लेक्चर। ऑक्सीटोसिन एक नैनोपेप्टाइड है जो नॉर्मली रिलीज कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ एनिमल या ह्यूमन बीइंग के अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पोर्शन से ऑक्सीटोसिन अमूमन रिलीज होता है। मेल्स के अंदर और जो नॉन ग्रेविड फीमेल्स होती हैं, इमेच्योर फीमेल्स वगैरह, उनके अंदर ये ऑक्सीटोसिन की लेवल प्लाज्मा के अंदर, ब्लड में प्लाज्मा जो फ्लूइड होता है उसमें कम होती है। इसके साथ साथ कुछ अमाउंट का ऑक्सीटोसिन बनता है कार्पस ल्यूटियम के अंदर, जो कार्पस ल्यूटियम की रिग्रेशन में हेल्प करता है जब ईस्ट्रस साइकिल मुकम्मल होने पर आता है डाईस्ट्रस वाले फेज के अंदर। इसके जो मेन दो काम ये हैं, नंबर 1 पर ये मिल्क को सिक्रीट कराता है फ्रॉम दी मेमोरी ग्लैंड्स या अडर। दूसरा इसका मेन काम ये है कि ड्यूरिंग बच्चा देता है जब एनिमल या ह्यूमन, उस टाइम पर ये ऑक्सीटोसिन मोटिलिटी को कंट्रोल करता है या मोटिलिटी करवाता है यूट्राइन वॉल की। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द अडर। दोस्तों, अडर एक एल्व्यूलस का बना हुआ होता है। एल्व्यूलस बोलते हैं बल्ब लाइक या सेक लाइक स्ट्रक्चर को। ये आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा। मुख्तलिफ एल्व्यूलस मिलकर, एल्व्यूला मिलकर लोब्यूल बनाते हैं और मुख्तलिफ लोब्यूल मिलकर लोब बनाते हैं और मुख्तलिफ लोब सब मिलकर क्वार्टर बनाते हैं और 4 क्वार्टर मिलकर एक अडर बनाते हैं। और फिर वहाँ से सिस्टर्न एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से मिल्क निकलता है और फिर टीथ के थ्रू बाहर सिक्रीट होता है। अगर हम लोग एल्व्यूलस की बात करें तो एल्व्यूलस के सराउंडिंग कुछ सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स, उनको हम लोग कहते हैं मायो एपिथेलियल सेल्स। यहीं पर ही ऑक्सीटोसिन बाइंड होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी सिक्रीशन होती है। मायो वर्ड जहाँ भी इस्तेमाल हो, उस वर्ड का मतलब होता है मसल्स, यानी कि मसल्स का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन कराना। तो ये मायो एपिथेलियल सेल्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जो भी मिल्क बना हुआ होता है यहाँ पर, वो यहाँ से ले डाउन होता है, यहाँ बाहर निकलता है स्मॉल डक्ट्स के थ्रू। ऐसे ही लोब या लोब्यूल के अंदर क्या होती है? इंट्रालोब्यूलर डक्ट होती है जो सारा मिल्क लेकर इंटरलोब डक्ट के अंदर ले आती है। उसके बाद मुख्तलिफ वाटर से होती हुई ये मेन सिस्टमिक जो डक्ट होती है वहाँ से होती हुई सिस्टर्न जो फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे मिल्क आता है। फिर वहाँ से टीथ को जब हम लोग पिंच करते हैं या मिल्किंग करते हैं तब हम लोग बाल्टी या बकेट वगैरह के अंदर मिल्क वगैरह को भरते हैं। दोस्तों, ये जो मायो एपिथेलियल रिसेप्टर्स जो यहाँ पर होते हैं या मसल्स होते हैं, ये बनते हैं ड्यूरिंग ईस्ट्रोजन रिलीज। ईस्ट्रस साइकिल के अंदर जब भी ईस्ट्रोजन रिलीज होता है तो वो क्या करता है? 2 काम करता है। एक मायो एपिथेलियल सेल्स को डेवलप करता है यूटेरस के अंदर, एज वेल एज जो अडर के अंदर होता है वहाँ पर एल्वुलाई के सराउंडिंग। अब ये डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा कि एनिमल या ह्यूमन कोई भी स्पीशी आप उठा ले, उसमें ये ऑक्सी काम करता है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। होता यह है कि जब भी कोई न्यूनेट टीथ को या निपल्स को सकलिंग करता है तो वहाँ से वो सिग्नल्स लेके जाता है। वो सिग्नल्स ट्रिगर होता है न्यूरॉन का और वो जाता है एनिमल या ह्यूमन के ब्रेन के पास। फिर वहाँ से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, तो एंडोक्राइन इन्वॉल्व हो गया। और जैसे ही वो एल्वुलाई के सराउंडिंग मायो एपिथेलियल सेल्स के रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड होता है तो फिर वो क्या करता है? एल्वुलाई को स्कीज करता है। उसको स्कीज करते ही डक्ट्स के थ्रू वो जो मिल्क होता है वो सिस्टर्न के थ्रू, टीथ के थ्रू बाहर निकलता है। तो डक्ट्स के ऊपर भी ये रिसेप्टर्स होते हैं या ये सेल्स होते हैं, एपिथेलियल मायो एपिथेलियल सेल्स, एज वेल एज एल्वुलाई के सराउंडिंग भी।
अब डियर फ्रेंड्स, मिल्क लेट डाउन वर्ड का मतलब ये होता है जैसे ही एल्व्यूलर वाल्स स्कीज होती है, डक्ट्स भी स्कीज होते हैं, तो फिर जो भी कंसंट्रेट चीज़ बाहर निकलती है टीथ के थ्रू, उसको हम लोग मिल्क लेट डाउन कहते हैं। अब ये मिल्क लेट डाउन इफेक्ट होता है फॉलोइंग फैक्टर्स की वजह से। दो फैक्टर मेन होते हैं, स्ट्रेस एंड फ्राइट। जब भी एनिमल डरा हुआ हो या कोई स्ट्रेस हो, एक्सटर्नल या इंटरनल बीमारी हो या एक्सटर्नल कोई स्ट्रेस हो, नॉइज वगैरह, या आप उसको लाठी वगैरह एनिमल को मार रहे हैं, तब क्या होता है, एनिमल का जिस्म एड्रेनलिन या कैटेकोलामाइंस को रिलीज करता है, जिसको हम लोग एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं नॉर्मल ज़बान के अंदर। तो वो क्या करता है, वो 3 तरह से मिल्क की लेट डाउन को इफेक्ट करता है या मिल्क की लेट डाउन को स्टॉप करता है। नंबर 1 पर सेंट्रली वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज होने से रोकेगा। नंबर 2 पर पेरिफेरली वो क्या करेगा, पेरिफेरली जो डक्ट्स होती हैं वहाँ पर मिल्क की प्रोडक्शन होती है, तो वो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट वगैरह पहुंचने नहीं देगा, या जो अडर की सराउंडिंग जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको स्टॉप कर देगा या कम कर देगा। नंबर 3 पर क्या होगा, जो भी रिसेप्टर्स होते हैं मायो एपिथेलियल सेल्स के ऊपर, जहाँ पर ऑक्सीटोसिन को बाइंड करना होता है, वो वहाँ पर जाकर उसको ब्लॉक कर देगा, तो ऑक्सीटोसिन काम करना ही छोड़ देगा। इसके साथ साथ स्पेस और लोकेशन, अगर जानवर को सेम स्पेस पर, यानी कि ज़्यादा एनिमल को आपने मिल्किंग की, तब भी ये हमारा एड्रेनलिन रिलीज हो सकता है एनिमल के अंदर। एज वेल एज लोकेशन, जिस जगह पर आप मिल्किंग करते हैं उसी जगह पर आपको उस एनिमल की मिल्किंग करनी चाहिए, अदरवाइज उसको स्ट्रेस होता है। इसके अलावा किसी भी हर्ड के अंदर न्यू एनिमल्स को ले आना, तब भी मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाती है, या एड्रेनलिन ज़्यादा रिलीज होता है, या इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के अंदर हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी, बारिश वगैरह। एज वेल एज अगर बच्चा काफ, जो न्यू बॉर्न काफ है, वो बफेलो के पास या काऊ के पास ना होगा, तब भी मिल्क प्रोडक्शन या कैटेकोलामाइन की रिलीज ज़्यादा हो सकती है, मिल्क रिलीज कम हो सकता है। इसके साथ साथ टाइमिंग भी, अगर आप 5 बजे सुबह को मिल्किंग करते हैं तो उसी टाइम पे आपको करनी है, 4 या 6 बजे नहीं, जो फिक्स टाइम है उसी पर। इसके साथ साथ ये बफेलो और काऊ की हेल्थ के ऊपर जो हम लोग ऑक्सीटोसिन बाहर से निकालते हैं, वो क्या इफेक्ट करता है। नंबर 1 पर जो नॉर्मली ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तो उसको ये वो नॉर्मली जो अमाउंट रिलीज होती है वो नहीं निकलेगी, और एनिमल हैबिचुअल हो जाएगा बाहर के इंजेक्शन के थ्रू जो हम लोग लगाते हैं। इसके नंबर साथ साथ जो फर्टिलिटी डिसऑर्डर्स नज़र आएंगे, देर से ईस्ट्रस साइकिल क्रिएट होगा आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, या जो न्यूनेट होता है या काफ होता है, उसके बाद जो 2 महीने के अंदर अंदर उसको ईस्ट्रस में आना होता है एनिमल को, पर वो लेट ईस्ट्रस साइकिल में आएगा दोबारा से, या ईस्ट्रस साइंस शो नहीं करेगा एनिमल, या इसके साथ साथ लो कंसेप्शन रेट होगा, मतलब एनिमल जल्दी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगा, या एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर्स या अबॉर्शन हो सकता है, या जैसे ही काफ पैदा हुआ तो वो कुछ ही दिनों के बाद मर सकता है। जब रिसर्च हुई ह्यूमन साइड के पास न्यूट्रिशन के अंदर, तो पता ये चला जो भी हम लोग टीका लगाते हैं एनिमल्स को, तो उसके जो रेजिड्यूज होते हैं वो मिल्क के अंदर नहीं आते, उसमें इजाफा नहीं होता। एज वेल एज जब हम उसकी पास्चुराइजेशन करते हैं या हीट देते हैं, तब भी ये ऑक्सीटोसिन के रेजिड्यूज ब्रेक डाउन नहीं होते। पर जैसे ही ह्यूमन इसको कंज्यूम करता है, तो उसके इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन वगैरह, वो इसको फुली डाइजेस्ट कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। पर एज फार एज एनिमल इज कंसर्न, हम सबको सोचना होगा, और एनिमल की हेल्थ के लिए हमें इसको नहीं यूज करना होगा रेगुलरली। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।